अगर आप इस साल CUET 2025 का फॉर्म भरे हुए हैं तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम देने के बाद आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन तक। एक मैं पूरी आपको स्टोरी बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा जिसकी वजह से आपके माइंड में एग्जाम के बाद एडमिशन तक की जो छवि है वो बन जाए। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि एग्जाम से एडमिशन तक की क्या प्रोसेस रहने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दूसरा बात ये कहना था कि हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है स्पार्कअप स्टडी करके। इस चैनल पे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। सुमन मैम बायोलॉजी का प्रिपरेशन करवा रही हैं। अभी नीट की तैयारी चल रहा है क्योंकि नीट का एग्जाम आपका 4 मई को है, तो नीट की तैयारी अभी चल रहा है। नीट की तैयारी पर उन्होंने फोकस किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वो वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। जब नीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके एम्स की भी तैयारी चलेगा, बाकी पैरामेडिकल, उसके बाद नर्सिंग की भी तैयारी चलेगा। तो आप लोग अभी नीट की तैयारी करिए, उसके बाद नीट एग्जाम के बाद बाकी चीज़ों का तैयारी करिएगा। आपका एक भी रुपया फीस नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जा रहा है। हाँ, अगर आपको खुद से कुछ कंट्रीब्यूट करना है कि वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर दें तो आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हो, बट कोई दबाव नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग उस चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें जिसकी वजह से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि CUET 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम देने से लेके आपका एडमिशन तक की क्या प्रोसेस रहने वाली है, एक रैंडम क्या बोलते हैं स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जैसे जैसे टाइम आता रहेगा एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलता रहेगा टाइम के अनुसार। ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरा होगा और फॉर्म में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आया होगा और आप 5 से ज्यादा सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाए होंगे क्योंकि 6 सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट चूज नहीं कर सकता है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर पाए होंगे। ठीक है ना। कोई 5 किया होगा, कोई 4 किया होगा, कोई 3 किया होगा, ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो डाउट ये आता है कि सर जो मैंने सब्जेक्ट चूज किया है उस सारे सब्जेक्ट के जो एग्जाम होगा वो एक ही पेपर में होगा कि वह अलग अलग पेपर होगा। पहला तो प्रश्न ये आता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर पेपर अलग अलग होगा तो एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात आप जान लीजिए कि जितने भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है उन सबका पेपर अलग अलग होगा। मैंने ये नहीं बोला कि अलग अलग दिन, मैंने ये बोला है कि अलग अलग होगा। ठीक है ना। एक पेपर में वो चीज़ें नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि कोई स्टूडेंट अगर 3 सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उसके 3 पेपर होगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, उसका 3 पेपर होगा। अब सवाल ये आया कि सर वो पेपर एक ही दिन होगा या पेपर अलग अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो पेपर एक दिन भी हो सकता है और पेपर अलग अलग भी हो सकता है दिन। ये एक संयोग की बात है, एक चांस की बात है। लेकिन एक बात और बताऊं कि एक दिन में केवल 3 शिफ्ट पेपर होता है, 4 शिफ्ट नहीं होता है। मतलब मैक्सिमम 3 शिफ्ट, 3 शिफ्ट से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए संडे के दिन आपका पेपर पड़ा तो संडे के दिन 3 क्या बोलते हैं शिफ्ट का पेपर होगा। ठीक है ना। मान के चलो एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम को। ठीक है ना। तो 3 शिफ्ट आपका पेपर होगा। अब 3 शिफ्ट अगर पेपर हो रहा है तो फिर मैंने कहा कि मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उदाहरण के तौर पे मैंने लिया, तो वो तीनों सब्जेक्ट हो सकता है एक ही दिन पड़ जाए आपका, हो सकता है, या हो सकता है वो 3 सब्जेक्ट मिला के 2 दिन में पढ़े, या हो सकता है वो 3 सब्जेक्ट मिला के 3 दिन पढ़े अलग अलग। वो एक चांस की बात है, वो संयोग की बात है। तो एक दिन भी पढ़ सकता है और अलग अलग दिन भी पढ़ सकता है। लेकिन किसी ने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लिया है, 4 या 5, तब तो 100% है कि एक दिन उनका नहीं पड़ेगा। क्योंकि सोचो अगर 4 सब्जेक्ट लिया है तो उसके टोटल पेपर कितने होंगे, 4, और एक दिन में 3 ही पेपर होता है तो ये 100% है कि कम से कम 2 दिन तो पेपर होगा ही होगा। ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिया है या 3 से कम सब्जेक्ट लिया है तो एक दिन में भी आपका पेपर हो सकता है या एक से अधिक दिन भी लग सकता है। ठीक है ना। और अगर आपने 3 से अधिक क्या बोलते हैं सब्जेक्ट चूज किया है तो ये भी तय बात है कि एक से अधिक दिन तो पेपर लगेगा ही लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ें। अब देखिए इसके बाद जैसे ही आपका क्या बोलते हैं एग्जाम हो जाएगा वैसे अब बारी आती है काउंसलिंग की। ठीक है ना। काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग में एक छोटा सा मैं आपको रैंडम बात बता दूं कि जैसे आपने फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, वैसे आपको काउंसलिंग के लिए भी फॉर्म भरना होता है। अब काउंसलिंग में आपको एक प्रेफरेंस बनाना होता है, आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है। किसका, कोर्स का और कॉलेज का। जैसे आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, मान लीजिए आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन सा कॉलेज आप रखना चाहोगे। अच्छा, जितना कॉलेज आप रखोगे उतना हिसाब से आपका पैसा भी लगेगा। जैसे हर एक कॉलेज का पैसा होता है 200 से लगा के 500 तक होगा। अब किसी का 200, किसी का 250, किसी का 300, किसी का 350, किसी का 375, किसी का 500। अब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी है। ठीक है ना।
लेकिन इतना मानिए कि मैं आपको एक एवरेज बता दिया, 200 से लेके 500 के बीच में कॉलेज वाइज फीस होता है। अब आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो पहले तो आपको यह देखना होगा कि जो मैंने सब्जेक्ट दिया है एग्जाम, उस सब्जेक्ट के बेस पे कौन कौन सी कॉलेज है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेगी। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दिया, 3 सब्जेक्ट आपने दिया है, ठीक है ना। अब इन 3 सब्जेक्ट पे कौन कौन कॉलेज क्या बोलते हैं एडमिशन ले रही है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीएससी नर्सिंग का कॉलेज ऐसा हो जो 5 सब्जेक्ट मांगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जीटी, लेकिन आपने दिया है केवल 3 ही सब्जेक्ट, आपने 5 सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो अगर आप वो कॉलेज भर दोगे, ठीक है ना, किसमें, प्रीफ्रेंस में, तो आपका पैसा तो लग जाएगा, लेकिन आप काउंसलिंग करा के उसमें रिपोर्टिंग नहीं करा पाओगे। मेरे कहने का मतलब उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। कारण क्योंकि उसने 5 सब्जेक्ट मांगा है, किसके लिए, एडमिशन के लिए, और आपने कितना सब्जेक्ट दिया है, 3 ही सब्जेक्ट दिया है। तो आप पहले ये देखो कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने भरा था फॉर्म में। पहली बात तो आपने जो जो सब्जेक्ट फॉर्म में भरा था वो सब्जेक्ट आपको पहले नंबर देखना होगा, ध्यान देना होगा। फिर देखना होगा कि मैंने जो सब्जेक्ट भरा था उस सब्जेक्ट के बेस पे कौन कौन सा कॉलेज एडमिशन लेता है, ठीक है ना। जैसे आपने 3 सब्जेक्ट भरा था तो उन तीनों सब्जेक्ट के बेस पे कौन कौन कॉलेज एडमिशन लेता है। तो पहले वो सारे कॉलेज का आप घर पे एक लिस्ट बना लीजिए, एक पेज पे लिस्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट दिया, उस पर टोटल 20 कॉलेज हो रहा है। पूरे इंडिया में 20 कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन दे रहा है, ठीक। अब वो 20 कॉलेज पे आप फिर एक सीक्वेंस बनाइए कि इसमें सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है। उसके बाद अगर वो ना मुझे मिले तो मैं सेकंड नंबर पे किसे रखूं, थर्ड नंबर पे किसे रखूं। उसी में से 20 में से आप 5 कॉलेज, 6 कॉलेज, जितना आपके पास पैसा हो आप उसी हिसाब से क्या बोलते हैं आप प्रेफरेंस में बना लें। आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप 20 कॉलेज भर दीजिए, लेकिन याद रखिए कॉलेज तो आपको एक ही मिलेगा, लेकिन आपके जो 19 कॉलेज बचेगा उस 19 कॉलेज के ऐसा नहीं होगा कि पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन में पैसा कभी वापस नहीं होता है। तो आप जितना कॉलेज भर रहे हो वो सारे कॉलेज आप अपने रिस्क पे भरोगे कि मैं जितना कॉलेज भर रहा हूं मेरे पास ऑप्शन तो ज़्यादा हो जा रहा है एडमिशन का, लेकिन पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि आपको एडमिशन तो केवल एक ही कॉलेज में मिलेगा ना। आप एक साथ तो क्या बोलते 2 कॉलेज या 3 कॉलेज में पढ़ाई कर नहीं सकते हो। तो एडमिशन तो आपको एक ही कॉलेज में लेना है, लेकिन आप प्रेफरेंस में आपको 2, 4, 5, 6 जैसा आपके पास पैसा हो वैसा आपको प्रेफरेंस पे रखना होगा। तो प्रेफरेंस आपको कैसे रखना होगा, सबसे अच्छा जो कॉलेज है पहले उसे ऊपर रखना होगा। उसके बाद फिर आपको लगे कि अगर मेरा नंबर उतना ना रहा तो हो सकता है सेकंड नंबर पे मुझे कौन मिल सकता है, तो आपको सेकंड वाला रखना होगा, फिर थर्ड वाला रखना होगा, फिर फोर्थ वाला रखना होगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो आप कट ऑफ सबका देखो कि किसका कट ऑफ हाई जाता है। मैक्सिमम जिसका कट ऑफ हाई जाता है वो कॉलेज जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो अच्छा कॉलेज होगा वो हाई कट ऑफ है एडमिशन लेगा स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो सारे के सारे कॉलेज का आप एक लिस्ट बना लो, उन कॉलेज का कट ऑफ देखो, कट ऑफ देखने के बाद उनकी रेपुटेशन भी देख लो, ऑनलाइन देख लो, या वहां के क्या बोलते हैं जो सीनियर स्टूडेंट है वहां जाके पता कर लो। उसके बाद आप काउंसलिंग में उन कॉलेज का प्रेफरेंस बनाना अच्छे से, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको। जितना कॉलेज भरोगे उतना ही आपका पैसा लगेगा। जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो जितना आप सब्जेक्ट भरते थे उतने सब्जेक्ट का आप देखोगे पैसा लगता था। उसी प्रकार से जितना आप कॉलेज भरोगे काउंसलिंग में उतने कॉलेज का आपका पैसा लगेगा। लेकिन कॉलेज इस बात को जरूर देख के भरना कि आपने जो एग्जाम दिया है, यानी जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, क्या उसी सब्जेक्ट पे वो कॉलेज क्या बोलते हैं एडमिशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये बात आप जरूर ध्यान देना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काउंसलिंग की अगर हम बात कर लें तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपके रिजल्ट आने के पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं। जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका दूसरा हो गया बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सब ऐसे कॉलेज हैं जो आपके रिजल्ट आने के पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर रिजल्ट अगर नहीं आया है, नंबर नहीं पता चला है, तो कैसे क्या बोलते हैं वो लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगी। तो वो लोग काउंसलिंग में क्या करती हैं कि आपका जो नाम, पता या जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो सब सारी चीज जमा करा लेती हैं, जो पैसा होता है वो पैसा भी ले लेती हैं, सारी चीज ले लेती हैं। बट वो रिजल्ट आने का वेट करती हैं, और जैसे रिजल्ट आता है, चूंकि वो लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि जिन स्टूडेंट ने हमारे लिए मतलब हमारे कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराया है उनका नंबर कितना है, क्या वो कॉलेज पाने के योग्य है या योग्य नहीं है। अगर योग्य होंगे तो एक अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे कि आपको अलॉट कर दिया गया है, आप कॉलेज पा जाओगे, आप जाके अब एडमिशन कराने वहां पे जाइए। और अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं आप योग्य नहीं होगे तो उस अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम नहीं होगा। बात समझ में आया ना। लेकिन आपको पैसा वापस नहीं होगा। जैसे 100 लोगों ने अगर मान लो बीएचयू के लिए काउंसलिंग कराया था, तो 100 में मान लीजिए 20 लोग बीएचयू के लिए एलिजिबल है, 80 लोग एलिजिबल नहीं है, तो 20 को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन 80 को एडमिशन नहीं मिलेगा और पैसा भी वापस नहीं होगा।
तो डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, या ऐसे हो सकता है कुछ और भी कॉलेज हो जो रिजल्ट आने के पहले से काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट करती हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि अब आपने काउंसलिंग कराया और काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज मिल गया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया। आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अलॉटमेंट लेटर आएगा काउंसलिंग के बाद, तो उसमें आपको अपना नाम पढ़ना होगा कि आपका नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम है तो इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है ना। इसके बाद और भी अदर डॉक्यूमेंट्स, कम से कम मान के चलिए 16-17 डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट हो गया, अगर आपने गैप लिया तो गैप सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, टीसी हो गया, आधार कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, आपका जो एडमिट कार्ड था वो, ये सब सारी डॉक्यूमेंट्स मिला के 17-18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं टोटल। वो लेकर आपको फिर कॉलेज पे जाना है रिपोर्टिंग के लिए। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे और साथ साथ आपके क्या बोलते हैं, कम से कम मान के चलिए 2 फोटोकॉपी भी लगेगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन हो सकता है भाई इस साल नया प्रोसीजर आ जाए और इसमें हो कि फोटोकॉपी नहीं लगेगा, केवल ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, या ऐसा हो जाएगा केवल फोटोकॉपी ही लगेगा। तो अगर नया कुछ रूल आता है तो जब नया रूल आएगा, नया अपडेट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको बताएंगे, आपको अपडेट हम लोग देंगे। लेकिन जैसा पहले हुआ करता था उसके बेसिस पे मैं आपको कहानी समझा रहा हूं। उसके बाद आप रिपोर्टिंग कराने के लिए जाओगे, जब आप रिपोर्टिंग कराने के लिए जाओगे तो उस टाइम पे जैसा पहले होता था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आपको कम से कम 2 फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, कम से कम 2 फोटोकॉपी। वैसे लगता तो 1 फोटोकॉपी है, लेकिन कोई कोई कॉलेज 2 फोटोकॉपी ले लेती है, तो 2 फोटोकॉपी लेके जाना है। क्यों पहले से बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप पहुंच जाए कॉलेज पे और पता चले आप फोटोकॉपी ले ही नहीं गए हो, अब भीड़ लगी है, लाइन लगी हुई, आप लाइन में लगे थे, आपका नंबर आया रिपोर्टिंग कराने के लिए, आपने कहा मैंने क्या बोलते हैं फोटोकॉपी तो मैंने लाया ही नहीं, अब जाकर तुम फोटोकॉपी कराने जा रहे हो। तो इसलिए पहले से सतर्क करना जरूरी है कि आप 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाएंगे। और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी सारे फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उस कॉलेज पे डॉक्यूमेंट जमा करोगे, वहां का जो फी होगा वो फी जमा करोगे, और कुछ कॉलेज पे सिक्योरिटी मनी भी जमा करवाई जाती है, यानी कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के भाग जाए, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी मनी जमा करवाती है, और कुछ कॉलेज सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करवाती। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल है, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप उस कॉलेज पे जाइएगा, उस कॉलेज पे क्या बोलते हैं पहले पता कर लीजिएगा कि यहाँ का रूल क्या है, नियम कानून क्या है, वहाँ के सीनियर स्टूडेंट से, वहाँ के कर्मचारियों से सारी बात पूछ लीजिएगा। उसके बाद ही आप क्या बोलते हैं एडमिशन कराइएगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको एक मोटी मोटा हिसाब किताब बता दिया कि कैसे आप एग्ज़ाम दोगे, किस किस दिन आपका एग्जाम पढ़ सकता है, किस किस दिन नहीं पढ़ सकता। दिन का मतलब एक ही दिन पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। उसके बाद फिर काउंसलिंग में क्या करना है, आपको प्रीफ्रेंस भरना है, प्रीफ्रेंस में आपको पैसा लगाना होगा जैसा आप कॉलेज चूज करोगे। उसके बाद फिर आपको रिपोर्टिंग कराने जाना होगा। पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, जैसे रिजल्ट आ गया तो उस टाइम पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। काउंसलिंग के टाइम पे भी आप परेशान मत होइएगा, जितना हो सकेगा मैं और सुमन मैम आपका हेल्प करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आपसे हम लोग पैसा ले रहे हैं, हम लोग कभी पैसा नहीं लेते हैं कि हाँ काउंसलिंग में आपको बता रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ तो आप मुझे पैसा दें। हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। आपका जो डाउट होगा उसके अनुसार हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, तो पूरी हेल्प रहेगा, पूरी सहायता हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक फिर मैं बोलता हूँ कि मोटी मोटा जो हिसाब किताब है वो आपके माइंड में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। जितनी आपकी डाउट रहेगा कमेंट में जरूर कहिएगा, हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।